नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आपको कब किस बात से कितना होगा तनाव? वो कहावत है ना, चिंता चिता समान होती है। हम में से सभी लोगों के अंदर किसी न किसी बात को लेकर डर, घबराहट या फिर स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। लेकिन स्ट्रेस अगर हल्का फुल्का हो तो चलता है, लेकिन यही स्ट्रेस अगर जरूरत से ज्यादा हो तो ये आपके और हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी घटेगी, काम बिगड़ेंगे, आत्मविश्वास कमजोर होगा और आपका आज और आने वाला कल प्रभावित होगा। आखिर आपके स्ट्रेस का क्या है कारण, कौन सा ग्रह है इसके पीछे, साथ ही स्ट्रेस को दूर करने के क्या हैं बेहतरीन उपाय, ये सब आपको बताएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपको अभी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 11:35 तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। मघा नक्षत्र रात 12:54 तक, इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग दोपहर 1:20 तक, इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 2:01 से दोपहर 3:38 तक। आज पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंडली में कमजोर होकर आपको स्ट्रेस की समस्या देता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का राजा बनाया। चंद्रमा के घटने बढ़ने का व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ सीधा संबंध है। यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन का सीधा संबंध चंद्र ग्रह से होता है और मन चंद्र ग्रह से ही नियंत्रित होता है। शुक्ल पक्ष में मनुष्य का मस्तिष्क जागरूक होता है। इन दिनों उसे अच्छी नींद भी आती है। चंद्रमा का अपनी तिथियों के अनुसार संपूर्ण प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता है और मन की कल्पना शक्ति चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। चंद्रमा सुख स्थान और माता का भी कारक है। शारीरिक स्थिति में ये जल ग्रह होने के कारण निमोनिया या कफ जनित रोग जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इनका भी यही सूचक है। जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल होता है उनको बहुत जल्दी एलर्जी, सर्दी, जुकाम की शिकायत होती है। रक्त प्रवाह और हृदय चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में है। चंद्रमा अगर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि का है तो ये कभी पापक ग्रह के साथ हो, कभी शुभ ग्रह के साथ हो तो दोनों का फल देता है।
शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक प्रकाशमान रहने के कारण चंद्रमा बली माना जाता है। चंद्रमा को पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। चंद्रमा कर्क राशि में, वृषभ राशि में उच्च का, कर्क राशि में स्वगृही और वृश्चिक राशि में नीच राशि का माना जाता है। वृषभ राशि में 3 डिग्री पर परमोच्च होता है। कर्क राशि उसकी स्व राशि है और वृश्चिक राशि उसकी नीच राशि है। रविर्मेख तुले नीचे वृखे चंद्रस्तु वृश्चिके। वृषभ का चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है। 3 डिग्री नीचांशक में भी होता है और 3 डिग्री उच्चांशक में भी होता है। चंद्रमा उच्च राशि का कुंडली में हो तो व्यक्ति मीठे का शौकीन होता है। मीठे का मतलब केवल मिठाई से नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ों का शौकीन होता है जिसमें दांत को कम मेहनत करना पड़े और चीज़ अंदर चली जाए। जैसे दूध से बनी रबड़ी, मलाई, पनीर और मतलब कि रसगुल्ला, ये सब नरम चीज़ें ऐसा आदमी अपने भोजन में ज़्यादा पसंद करता है। अगर चंद्रमा नीच राशि का हो तो धर्म और बुद्धि का नाश करता है, दुख देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर चंद्रमा वृश्चिक का होगा तो गारंटी है कि ऐसे आदमी का डाइजेशन ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि नाभि पर होती है। मेष और वृश्चिक राशि मनुष्य की नाभि पर होती है और नाभि पर चंद्रमा अगर स्पार्क करेगा तो यहाँ जठराग्नि होती है। यहाँ एक ऐसी अग्नि होती है जो शरीर में डाइजेशन को मेंटेन करती है, हाजमा शक्ति को मेंटेन करती है। अगर वो अग्नि प्रदीप्त होने की जगह बुझ गई तो आप जो खाएंगे, जैसा खाएंगे, वो पेट में उसी तरह से सड़ता रहेगा और डाइजेशन नहीं होगी। पूरे दिन आदमी आलस से परिपूर्ण रहेगा। चंद्रमा अगर किसी शुभग्रह के साथ हो तो माँ का प्यार और सुख, ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पाप पीड़ित हो तो माँ के सुख से और भौतिक सुखों से भी व्यक्ति वंचित हो सकता है। जिनकी डाइजेशन, पाचन क्रिया सामान्य की तुलना में मंद होती है, जिन लोगों को खाना खाने के बाद नींद आती है या नशा जैसा महसूस होता है, ऐसे लोगों पर पूर्णिमा का प्रभाव मुख्य रूप से देखा जाता है। पूर्णिमा के कारण इन लोगों के शरीर में न्यूरॉन सेल्स और भी कम गति से काम करते हैं, जिसके कारण इनको पाचन संबंधी समस्याएं आती हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काफ़ी लाभ मिलता है। देखिए, चंद्रमा को ठीक करने के तो वैसे शास्त्रों में बहुत से उपाय हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अचूक जो उपाय है, कुछ दान करने से, कुछ पुण्य करने से, कुछ किसी को खिलाने से, कुछ किसी को देने से पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, उस पर मेरा विश्वास कम है। लेकिन अगर चंद्रमा चाहे जितना खराब हो, आप रोज अपने दोनों आँखों को बंद करके और अपने हृदय पर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 24 मिनट जप करना शुरू कर दें और आपको ये महसूस होने लगे कि चंद्रमा मेरे हृदय पर मतलब गोचर कर रहा है, मेरे हृदय पर चंद्रमा चल रहा है, और ये उपाय 24-24 मिनट का सुबह शाम आप करना शुरू कर दें तो आप देखिए आपकी निर्णय क्षमता में 4 चांद लग जाएगी। आपका निर्णय लक्ष्मण रेखा बन जाएगा। आप जो निर्णय करेंगे दुनिया उसी पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगी। बशर्ते ये साधना 2 दिनों की नहीं है, ये साधना कम से कम साल, 2 साल, 3 साल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने जीवन के सारे ग्रह की स्थिति बदल रहे हैं। चंद्रमा कहीं भी हो, अब वो आपके वृषभ राशि में स्पर्श करेगा। अगर आपने हृदय पर चंद्रमा का ध्यान करके और ओम सोम सोमाय नमः का, देखिए, मोती पहन लेना, चंद्रमा के लिए दूध का दान दे देना, शंख दे देना, चावल दे देना,
ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो प्रभाव मंत्र शक्ति का होता है वो प्रभाव और किसी चीज़ का होता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी को गाली दीजिए तो बिना किसी प्रयोजन के वो एक क्षण में गुस्सा करेगा। आप किसी को बहुत बढ़िया बोलिए तो बिना किसी प्रयोग के वो आधा सेकंड के अंदर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। तो है ना ताकत वाणी में। वाणी किसी को क्रोधित कर सकती है और किसी को प्रसन्न कर सकती है। कोई उदाहरण आप बताइए कि कोई काम आप ऐसा कर दीजिए जिससे लोग आधे सेकंड में आपसे गुस्सा हो जाए, या कोई काम ऐसा कर दीजिए जिससे आधे सेकंड में लोग आपसे प्रसन्न हो जाएं। नहीं, वो सिर्फ वाणी, वो सिर्फ साउंड एनर्जी। तो वही मंत्र के द्वारा जब साउंड एनर्जी शरीर में जाती है तो हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और उससे हमारे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सनातन धर्म में जो भी बातें कही गई हैं वो बड़ी तथ्यपरक हैं। अब जैसे किसी का सूर्य खराब हो और ज्योतिषी के पास जाएगा तो पहला उपाय तो ये है कि अगर जिसका सूर्य खराब है वो अगर अपने पिता की मनोयोग से आज्ञा का पालन करे और पिता के अनुकूल रहने का प्रयास करे तो सूर्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। चलो ये नहीं कर सकता तो भैया सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दो, उससे शरीर में विटामिन डी आएगी, सकारात्मक सोच आएगी, उससे ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चलो सूर्य के मंत्रों का जप कर लो, ओम घृणी सूर्याय नमः 10 माला रोज जप कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते तो चलो भाई माणिक की अंगूठी पहन लो, उससे थोड़ा सूर्य की किरणें आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगी। वो भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा जो असर करता है वो हमारे शरीर में साउंड एनर्जी असर करता है, मंत्र शक्ति असर करता है। इसीलिए भगवान ने सबरी को बताते हुए कहा है, नवधा भक्ति बताते हुए भगवान ने कहा है, श्री राम ने कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। ये 5वीं भक्ति उन्होंने अपने नवधा भक्ति में बताई है कि मंत्र जाप पर मेरा दृढ़ विश्वास है, लेकिन मंत्र शाश्वत और शास्त्रीय होने चाहिए, मंत्र काल्पनिक नहीं होने चाहिए। कुछ लोग तो अपने मन से मंत्र गढ़ करके और चला दिए हैं समाज में। नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत से मंत्र इस समय समाज में प्रचलित हैं जो लोगों ने अपने मन से कल्पना करके प्रकट कर दिए हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। गीता के 16वें अध्याय के 24वें मंत्र में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण से ही कार्य को करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण क्या है, क्या हमारे लिए करणीय है, क्या हमारे लिए नहीं करणीय है, इसके लिए शास्त्र बताते हैं। शास्त्रों का हृदयंगम होगा या किसी सुयोग्य गुरु के सानिध्य में बैठेंगे या किसी सत्पुरुष के वचनों का अनुसरण करेंगे तो वो शास्त्र सम्मत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं मेष राशि का राशिफल आज कैसा है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी भी आपका राशि स्वामी कन्या राशि में गोचर कर रहा है। आपके राशि पर उसकी दृष्टि तो बनी हुई है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शुक्र मंगल से इत्तेसाल कर रहा है। आज आपसे कोई व्यक्ति अपने लिए सहयोग मांग सकता है, आपसे कुछ पैसे की डिमांड कर सकता है। अगर संभव हो तो आपको उचित लगे तो मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपके दशम भाव का स्वामी व्यय भाव में है, इसलिए अपना काम आप दूसरों के ऊपर न छोड़ें, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग निगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं, हर व्यक्ति की निंदा और बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से नज़दीक ना रहें, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। गलत आदतें छोड़ना सेहत के लिए अच्छा है। समय की कीमत को पहचानें।
हो सके तो आज गुड़ का दान किसी मंदिर में करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में बुध के साथ गोचर कर रहा है 2 अंश 44 कला पर, और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में सूर्य है। ये अच्छी बात है। आज आप सेविंग्स बचत भी कर पाएंगे और प्रॉपर्टी पर आपका खर्च होगा जो सकारात्मक होगा। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आज जिस काम को भी आप हाथ में लेंगे पूरा कर पाएंगे। अपनों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं। मानसिक तनाव और थकान आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी देर तक अपने इष्ट का ध्यान करते हुए सावधानीपूर्वक मौन रहना चाहिए। ज़्यादा इमोशन में आकर के फैसला इसलिए मत लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि पर जिस भी राशि में चंद्रमा और सूर्य एक साथ और 12 डिग्री के अंतर्गत होते हैं तो उसमें होता है अधम योग। इसलिए इस अधम योग में इमोशन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चंद्रमा का आपकी मानसिक स्थिति से बहुत गहरा नाता होता है, ये तो पंडित जी से हमने जान लिया। अब बात करते हैं चंद्रमा के उस 7 उन ग्रहों की जो आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हो तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए उसके पीछे भागता है और हर समय स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। और दुनिया को चाहे जितना रास्ता ऐसा व्यक्ति बता दे, लेकिन अपने अगर छोटा सा भी डिसीजन लेना होगा तो जैसे कोई चौराहे पर खड़ा हो जाए, किस रास्ते पर जाऊं, वो वाली स्थिति होती है। चंद्रमा राहु एक साथ हो तो व्यक्ति का मन बच्चे जैसा चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति अधीर हो जाता है और शांत नहीं बैठ पाता है। ऐसे लोग अगर आलसी हो जाएं या उनका काम में मन न लगे तो बहुत जल्दी ये लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। भ्रम की बीमारियां भी ऐसे लोगों को होती हैं। प्रायः ओसीडी की बीमारी जिनको होती है, हाथ धोने की ज़्यादा बीमारी, नहाने की बार बार बीमारी, शुद्धता अशुद्धता की बीमारी, ये छू लिया शुद्ध हो गया, ये छू लिया अशुद्ध हो गया, ये यहाँ आके बैठ गया शुद्ध हो गया, इसने मुझे छू लिया अशुद्ध हो गया। इस तरह की जो बीमारी आज 1 से 2% लोगों के मन में है, वो इसी चंद्रमा राहु के इम्पैक्ट में है। राहु और चंद्रमा की युति हो तो उनको हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को भगवती दुर्गा की कस करके आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोग जितना खाली बैठेंगे उतना तनाव बढ़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने आप को हर समय व्यस्त रखें, अपने आप को हर समय व्यस्त रखें। और कलयुग में जो मैंने इसके लिए उपाय ढूंढा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उपाय मैंने ये देखा है कि अगर चंद्रमा राहु का इम्पैक्ट साथ में हो और आपका मन आपको दुखी कर रहा है तो आप एक रामचरितमानस की पुस्तक लीजिए और रोज उसका नवान्न पारायण करना शुरू करिए। 9 दिनों में पूरे रामायण को खत्म करना है। रामचरितमानस को 9 दिनों में खत्म करना है। एक दिन में 2 घंटे पढ़ने पर रामचरितमानस पूरा होगा 9 दिनों में। अगर ये क्रिया आप करना शुरू कर दें और कम से कम ये क्रिया 4-5 बार आप रिपीट कर दें तो जो आपके मन का अवसाद है, जो आपके मन की कुंठा है,
वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अगर 1 साल लगातार आपका ये अभ्यास बन गया तो आप विश्वास करिए, आप हिमालय पर झंडा गाड़ देंगे। आप कोई तब सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है, हमसे भी लोग मिलते हैं, लोगों को कुछ करिए कहने के लिए, करने के लिए कहिए मत। कोई ऐसी जड़ी, कोई ऐसा भभूत, कोई ऐसा तंत्र मंत्र कर दीजिए कि 1 मिनट के अंदर उनका व्यक्तित्व बदल जाए, 1 मिनट के अंदर भाग्य बदल जाए, 1 मिनट के अंदर पूरे सितारे बदल जाए। ऐसा चमत्कार लोग ढूंढते हैं, जबकि सच्ची बात है, बिना अंदर के परिवर्तन के बाहर का कोई परिवर्तन होता नहीं है। जब तक आपके अंतर जगत में, आपके चिंतन में, आपके सोच में, आपके आचरण में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक बाहरी परिवर्तन से आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप मेरा कहना मान लीजिए, आप एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी चीज के मन से संबंधित रोग से परेशान हैं तो आप नवान्न पारायण करना शुरू कर दीजिए। नवान्न पारायण अगर आप कर दें और पूरे साल कर दें, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं भाई। अगर 2 घंटे एक साथ नहीं कर सकते तो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम कर दें। ये उपाय केवल 1 साल आप कर दें, फिर आप देखें, अगर आप सूर्य की तरह चमकदार न हो जाए और आप पूरे दुनिया का अंधेरा मिटाने लायक न हो जाए तो आप कहिएगा। कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति अगर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक बोलता है। सब कुछ सुख होने के बावजूद भी वो परेशान रहता है। महिला है तो सोचेगा कि मेरे पति को कुछ न हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ न हो जाए, मतलब सब सुख होते हुए भी अंदर से डर। पुरुष है तो सोचेगा कि कहीं मेरी नौकरी न छूट जाए, कहीं मेरी परिस्थिति ना खराब हो जाए, कहीं मुझे गंभीर रोग ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, मतलब बेवजह की नकारात्मक बातें। अगले क्षण जो होना है हो जाएगा, तो सोचने का क्या मतलब है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। लोग स्टेज पर नाचते नाचते गिरते हैं, मर जाते हैं, गाते गाते गिरते हैं, मर जाते हैं, खेलते खेलते गिरते हैं, मर जाते हैं। जब मौत आनी ही होगी तो उसको कोई रोक लेगा? तो उसके बारे में चिंतन करके क्यों दुखी हो रहे हो? कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु अगर ये 3 ग्रह कमजोर हों तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत आसानी से डिप्रेशन का शिकार रहता है। कुंडली में चंद्र बुध की युति हो और इस पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति एंजाइटी का शिकार होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखिए, हाथ देख रहे हैं हमारा, देखिए हाथ में ये जो स्थान है, अंगूठे के इधर वाला जो स्थान है, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चंद्र पर्वत। और ये जो मस्तिष्क रेखा बीच में है, इसका नाम है मस्तिष्क रेखा। जब ये मस्तिष्क रेखा और ये नीचे की जो रेखा है, ये जीवन रेखा है। जब जीवन रेखा को घेरती हुई मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ नीचे आती है तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा, शनि, राहु, केतु से युक्त होता है। और ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला या ऐसे पुरुष सुसाइडल अटेम्प्ट, मतलब आत्महत्या का प्रयास करते हैं या आत्महत्या करते हैं। ऐसे लोगों को कभी अकेले में नहीं रहने देना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी अकेलापन में नहीं रहने देना चाहिए। और ऐसे लोगों से कह करके महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप रोज करवाना चाहिए। शनि और चंद्रमा अगर एक साथ हो तो व्यक्ति छोटे छोटे तनाव में भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। चंद्रमा और शनि साथ हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति दोनों खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशन में आ जाता है और उसमें अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय देर से होता है जो तनाव का कारण बनता है। तो हमारे कहने का आशय ये है, प्रोग्राम करने का जो हमारे आज उद्देश्य है वो ये है
कि देखिए चंद्रमा को ठीक करना है, और चंद्रमा को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय जो है मंत्र जप है। अगर चंद्रमा अशुभ है तो चंद्रमा का दान कर दिया जाए। चंद्रमा का दान है चावल, सफ़ेद कपड़ा, बजने वाला शंख, मोती की माला, चांदी का सिक्का, ये सब चीज़ें अपने कुल पुरोहित को या किसी वेद पाठी सुयोग्य व्यक्ति को हाथ में दान देना चाहिए। इससे चंद्रमा का अशुभ प्रभाव दूर होगा। दूसरा काम है कि अगर आप बड़ा मंत्र कर सकते हैं तो इमाम देवा अस्पतना ग्वंग सुभद्वम महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राजन इंद्र इंद्रियाय इमुसे पुत्रमस्य विश्व भूमि राजा, तो कहने का मतलब वैदिक मंत्र का जप करें, या ओम सोम सोमाय नमः ये पौराणिक मंत्र का जप करें, या ओम दधशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुटधारणम इस मंत्र का जप करें। अगर 10 माला जप ये होने लगा तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन जप करते समय आपको ध्यान देना है कि चंद्रमा को अपने हृदय पर, पूर्ण चंद्रमा जैसे पूर्णिमा का होता है वैसे चंद्रमा का आपको अपने हृदय पर ध्यान करना है। और ध्यान भी ऐसा करिए कि आपको कुछ देर के बाद महसूस हो कि यहाँ ठंडा ठंडा हो रहा है। जब तक यहाँ ठंडा ठंडा नहीं महसूस हुआ आपको, तब तक चंद्रमा का ध्यान, इसका मतलब सही हुआ नहीं। अभ्यास करोगे तो जरूर महसूस होगा आपको। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मेष और वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि के राशिफल वालों की। कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है और मिथुन राशि से केंद्र में मंगल और शनि की स्थिति है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय अधम योग में सूर्य और केतु के साथ तृतीय भाव में है। आज आपको शॉर्टकट और लुभावने ऑफर से दूरी बनानी होगी। अगर आपको कोई बता रहा है कि 1 लाख रुपया आप ऐसे कमा सकते हैं आराम से, इतना ही करके आप 1 लाख कमा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से ज़रा दूर रहिए, क्योंकि ये आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। जोश में आकर के अपनी पर्सनल बात बताने की कोशिश मत करिए। बढ़ती उम्र में अपनी सेहत का ध्यान रखिए। भावुक होकर के फैसला मत लीजिए। तुलसी में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में चंद्रमा के किन ग्रहों से युति होने पर आपके कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, चंद्रमा कुंडली में अगर अग्नि तत्व की राशि में हो, अग्नि तत्व की राशि है मेष, अग्नि तत्व की राशि है सिंह, तो अगर अग्नि तत्व की राशि में हो तो कारोबार और नौकरी में तनाव की स्थिति रहेगी। हाथ में चंद्र पर्वत पर टूटी हुई रेखाएं हैं तो भी कामकाज के कारण जीवन में तनाव बढ़ाएगा। कुंडली में चंद्रमा अगर शत्रु गृह में है तो कामकाज में नुकसान होना निश्चित है। कुंडली में चंद्रमा अगर 5वें भाव में है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ है, लेकिन चंद्रमा की ये स्थिति कारोबारियों को तनाव देती है। कुंडली में चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु का ग्रहण योग हो तो सरकारी नौकरी न मिलने से तनाव होता है। कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो व्यक्ति को नौकरी बहुत संघर्ष के बाद मिलती है और इसके कारण तनाव भी होता है। देखिए भाई, सीधी सीधी एक लाइन की बात है, पूरे भारत में एक बात प्रचलित है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से अगर आप हार गए तो आप जिंदगी हार गए, और मन से अगर आप जीत गए हैं तो दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। और मन का हारना जीतना ये चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। मन का हारना और जीतना चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। मन को ठीक करने का अगर कोई एक तरीका शास्त्र में है तो वो है चंद्रमा को ठीक करना, अपनी माँ की आज्ञा में रहना, अपने माँ के पूरे आशीर्वाद में रहना। माँ की कृपा अगर आपके ऊपर बरसती रहेगी, चाहे चंद्रमा आपका कितना भी खराब हो, जब तक आपकी माँ जिंदा रहेगी
और जब तक आप माँ की सेवा में रहेंगे तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके ऊपर चंद्रमा का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एकदम माता के भक्त रहें। ऐसा भक्त नहीं कह रहा हूं कि माता का भक्त होकर के पत्नी की कुटाई कर दें, ऐसा भक्त मत बनिएगा। भक्त ऐसा बनिएगा कि माता का सम्मान माता की जगह, पत्नी का सम्मान पत्नी की जगह, बच्चों का सम्मान बच्चों की जगह। अति सर्वत्र निंद्यते, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से पिता को प्रसन्न करके सूर्य को ठीक किया जा सकता है, उसी तरह से माता के आशीर्वाद से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को ठीक किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एक बात लिखी है सर्वार्थ चिंतामणि में, मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मेरा प्रोग्राम बहुत से ज्योतिषी लोग भी देखते हैं, उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि सूर्य अगर 10 डिग्री पर तुला राशि का हो, तुला राशि में सूर्य अगर पूरे 10 डिग्री पर हो, तो ऐसा जातक अगर कुबेर का भी बेटा हो, कुबेर माने धन का जो सचिव हैं, धन के महालक्ष्मी के जो सचिव हैं, उनका भी बेटा हो, तो उसे भी अपने जीवन में भीख मांग के मरना पड़ता है। भाई इतना बड़ा दुर्योग है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल जन्म कुंडली में देखा है कि बहुत से ऐसे लोगों की कुंडली देखा है कि जिनकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में और 10 डिग्री पर है, लेकिन वो लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, कार से चल रहे हैं, बढ़िया घर में रह रहे हैं। जब उसका कारण अध्ययन करोगे आप, तो आपको एक कारण पता चलेगा कि वो अपने पिता की उपलब्धियों के कारण सारा सुख भोग रहे हैं। और जब तक उनका पिता जीवित रहेगा तब तक ये नीचांशक का सूर्य उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएगा। जिस दिन पिता आंख बंद करेगा उसके बाद विपत्तियों के पहाड़ टूटने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर उपाय और महा उपाय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक पिता जिंदा है तब तक ये अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, 100% ये बात सही उतरेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि में बुध और शुक्र की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी इस समय सिंह राशि में सूर्य और केतु के साथ द्वितीय भाव में विराजमान है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, उधार देने या लेने से पहले आज आपको सोचना चाहिए। साथ काम करने वालों का सहयोग आपको मिलेगा। न चाहते हुए भी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, अपनों से दूर जाना पड़ सकता है। तनाव मत लीजिए और हो सके तो जीवन साथी के भी सेहत का ध्यान रखिए। लंबी यात्राओं में अपने सामान का ध्यान रखिए। गायत्री मंत्र का प्रातः सायं जप करिए सूर्यास्त से पहले। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी बीमारियों और रिश्तों को लेकर तनाव में हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।